नमस्कार सभी साथियों, मैं डॉक्टर नितिन गोयल, सीनियर रिसर्च ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस सभागार में जो शख्सियत जुड़ी है वो उनका परिचय एक प्रकार बताना एक प्रकार से सूरज को दिया दिखाने के समान है। राजस्थान के अलावा देश में 28 अभिलेखागार हैं और 28 अभिलेखागारों के अंदर भी शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से अभिलेखागार और राजस्थान के इतिहास निर्माण के अंदर समर्पित कर दिया हो। राजस्थान ही नहीं, देश के सबसे सीनियर मोस्ट आर्किविस्ट डॉक्टर गिरजा शंकर जी शर्मा आज हमारे साथ हमारे सभागार में उपस्थित हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर गिरजा शंकर जी शर्मा वो शख्सियत हैं जिनके लिखी गई मारवाड़ी व्यापारी का सुहास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तक उनकी पुस्तक की विवेचना होती थी। संजय सुब्रमण्यम ने जर्नल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर इसका रिव्यू लिखा था। ऐसा सौभाग्य बीकानेर या राजस्थान के किसी भी अन्य इतिहासकार को आज तक नहीं मिला है। डॉक्टर शर्मा की किताबें, चाहे वो इतिहास रोसाच हो, बीकानेर की चित्रांकन परंपरा हो, मारवाड़ी व्यापारी हो, या अभी हाल ही में उनके ऊपर रिलीज हुई न्यू बुक जो कि स्पर्श उसके ऊपर है वो हो, शायद ही कोई बता सकता है। हुंडी को सबसे पहले देखने वाले अगर कोई व्यक्ति थे ऐतिहासिक आर्काइवल अभिलेखागार डॉक्यूमेंट में तो डॉक्टर शर्मा ही थे। मैसनरी साटो से लेकर हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी की मोनिका होट्समैन तक और वर्तमान में हम जैसे यंग स्कॉलर तक अगर कोई सबसे अधिक प्रेरणा पाता है इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत तो वो देने वाले मात्र एक शख्स वेस्टर्न राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के एकमात्र हैं, डॉक्टर गिरजा शंकर जी शर्मा। जी हाँ, आज गिरजा शंकर जी शर्मा अपने व्यस्ततम जीवन की दिनचर्या जिसके अंतर्गत वो प्रकृति से अत्यधिक जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे एक छोटी सी मनुहार, हमारे एक छोटे से आग्रह पर समर्पित भाव से आज आए, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं उनका। मैं ये भी बताना चाहूं कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ये बिल्डिंग 1980 के अंदर बनी थी और इसका लोकार्पण के दौरान भी डॉक्टर शर्मा ही उपस्थित थे। आज इतिहास वापिस अपने पास लौट कर आया है, घूम कर आया है। आज ये बिल्डिंग और आज ये संस्था अपने अलग मुकाम पर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है और आज डॉक्टर शर्मा फिर हमारे साथ है। मैं ज्यादा समय आप लोगों के साथ ना लूंगा और मैं अब स्टेज जो है या यूं कहूं कि माइक जो है डॉक्टर शर्मा को ही करता हूं सुपुर्द। और डॉक्टर शर्मा अपने अभिलेखीय स्रोतों, राजस्थान के इतिहास लेखन में अभिलेखीय स्रोतों की भूमिका के ऊपर अपना उद्बोधन देंगे। मेरी एक ये और गुजारिश है कि आप सब श्रोतागण जो भारत के अन्य अन्य कोनों से इस उद्बोधन को सुनने के लिए जुड़े हैं, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोगों के अगर प्रश्न हो तो उसको हमारे चैट बॉक्स में देने का करें और हमारे जो टेक्निकल टीम है वो एक एक करके 5 या 6 प्रश्न रखेगी और डॉक्टर शर्मा अपने उद्बोधन के पश्चात उनका आंसर करेंगे। धन्यवाद सर आपके लिए। मित्रों, मैं आपको संबोधित करूंगा मित्र के नाम से। वैसे मैं एक पुराना स्कॉलर हूं और आप नए स्कॉलर हैं, तो मित्र तो आप सभी हमारे हैं। आज डॉक्टर नितिन गोयल ने एक फिर नवाचार के रूप में मुझे यहाँ प्रस्तुत कर दिया। आप स्टूडेंट्स के बीच में मुझे ये बताते हुए बड़ा आज हर्ष हो रहा है कि एक बहुत लंबे समय के बाद मुझे रिटायर हुए 30 वर्ष हो गए और मुझे फिर मौका इन्होंने दिया है कि मैं आपके सम्मुख कुछ बात कहूँ। कुछ याद है, कुछ भूल गए, कुछ जो भी है वो आपके सामने है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कह सकूं कि ये मैं बहुत ही आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ। कुछ स्मरण शक्ति कमजोर होने से उनसे मेरे को दिक्कत आती है और उसके कारण से जो बताना चाहता हूँ वो भी मैं कह नहीं सकता, मुझे नाम याद नहीं रहते। साथियों, राजस्थान आर्काइव्स, जिसे हिंदी में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहते हैं, इसके अंदर इसका जो इतिहास 1955-56 से शुरू हो जाता है और इसके पहले हमारे डायरेक्टर जो हुआ करते थे वो जयपुर के डॉक्टर एमएल शर्मा, इतिहास के प्रोफेसर होते थे, वो हुआ करते थे। वो धीरे धीरे टेम्परेरी रूप में काम करते थे और
और ये अगर वस्तु स्थिति ये थी कि जब 58 आया वर्ष, तब यहाँ लोगों का चाहिए थी कि जब 58 आया वर्ष, तब यहाँ लोगों का ध्यान आर्काइव्स की तरफ गया। और इस वक्त तक भारतवर्ष के अंदर आर्काइव्स का एक अपना अलग स्वरूप सामने आ चुका था। हर स्टेट के अंदर ये कोशिश की जा रही थी कि यहाँ आर्काइव जो है उसको सुव्यवस्थित करके और पब्लिक के लिए ओपन किया जाए, स्कॉलर्स के लिए ओपन किया जाए। उसी के अंतर्गत राजस्थान के अंदर यहाँ की जो 22 प्रमुख स्टेटें और 3 चीफ शिप हुआ करती थी, उनके अभिलेख जो उस वक्त उन्होंने खुद ने संरक्षित किए हुए थे, उन अभिलेखों को एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। समस्या थी कि इतना बड़ा जखीरा अभिलेखों का एक साथ कहाँ और कैसे लाया जाए। तो ये तय हुआ था कि 1900 के पूर्व तक का जो रिकॉर्ड है, जहाँ भी जो स्टेटें थी उनका, वो यहाँ शिफ्ट कर लिया जाए आर्काइव को। वो रिकॉर्ड होगा, वो रिसर्च वैल्यू का होगा। उसके अंदर मुगल काल से लेकर और 1900 तक का अभिलेख उसके अंदर रहेंगे उस नियम के, उसी क्रम के अनुसार। और ये बीकानेर के अंदर अभिलेखों को स्थानांतरित किया गया। बड़ी दिक्कतें आई थी, बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि एक तो स्टेट वाले कभी भी अपना स्टेट का रिकॉर्ड बीकानेर भेजने को तैयार नहीं थे। बूंदी का आदमी इस बात के अड़ गया, वो ट्रक के आगे खड़े हो जाते थे, कोई रिकॉर्ड लेने को कहीं आने नहीं देते थे। उन परिस्थितियों के अंदर साल, 2 साल, 3 साल के अंदर धीरे धीरे रिकॉर्ड को यहाँ स्थानांतरित किया गया। और ये बीकानेर के अंदर जो आज आप देख के आए होंगे, आपने देखा है यहाँ पर उन्हीं 22 छोटी मोटी चीफ शिप के साथ जो स्टेटें हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ। मित्रों, ये अभिलेख यूं देखने में तो विशाल लगते हैं, उनकी जो वो देखो आप पास में जाके, और उसको जब ये देखा जाता है कि इतिहास के लिए जो राजस्थान का इतिहास लिखा गया था अभी तक, टोड ने लिखा या बाद के अंदर हमारे इतिहासकारों ने, चारणी इतिहासकारों ने लिखा, उनके पास रिकॉर्ड का इतना वो नहीं था। और उसी को ध्यान में रखकर आज हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान इतिहास को अगर सही रूप में लिखा जाना है या लिखा जा रहा है, तो वो आर्काइव बेस्ड रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा। आप लोग आए हैं और इसी क्रम में यहाँ के रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहते हैं, तो अवश्य देखिए। सवाल ये उठता है कि रिकॉर्ड तो इतना है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन होता था, उसके अनुसार ही रिकॉर्ड क्रिएट होता था। हम ज्यादा पुरानी उससे तो नहीं जाते, मुगलों के टाइम से ले सकते हैं। मुगलों में भी खास तौर से जब औरंगजेब का जाना या उससे कुछ पहले, समझ लीजिए हमारे पास बाबर का या उस टाइम का तो नहीं है कोई, अकबर के टाइम का थोड़ा बहुत आपको उस समय का छोटा मोटा कुछ उल्लेख मिल सकता है अगर ढूंढा जाए तो ढंग से। तो वहां से लेके और आज 1900 तक जो अभिलेख है, वो विभिन्न भाषाओं में जैसी उनकी सत्ता थी, मुगलों ने फारसी के अंदर, उर्दू के अंदर, बाद में थोड़ा लेटर पीरियड के अंदर, और धीरे 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 अब ये देखते जाइए मराठा लोग आए यहाँ कुछ तो उन्होंने यहाँ कुछ मराठी उसमें दिया, और धीरे धीरे बाद में जब अंग्रेजों का समय आया तो वो सारा
लॉर्ड कैनिंग का जो 1861 के अंदर फाइलिंग सिस्टम था वो थ्रू आउट इंडिया में लागू कर दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे यहाँ आर्काइव्स के अंदर जो स्टेटें थी उन्होंने उसी कैनिंग के सिस्टम के अनुसार वो रिकॉर्ड मेंटेन किया और प्रिजर्व किया, और वो यहाँ तक कि क्रिएट किया। क्रिएटिंग एजेंसी के ऊपर बेस था सारा रिकॉर्ड। तो अगर आप क्रिएट नहीं करने वाली एजेंसी से परिचित नहीं है तो रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं। रिकॉर्ड को आप समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। तो जब क्रिएटिंग एजेंसी आप समझ जाएंगे और उसकी गतिविधियों को समझ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आप उन्होंने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया उसको हम समझने की चेष्टा करेंगे। और आज आर्काइव्स के अंदर नियम बने हुए हैं कि जो क्रिएटिंग एजेंसी ने जिस तरह से रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया उसके अंदर कोई दखल नहीं दिया जाए, वो हूबहू यहाँ दिया जाए। और यही स्कॉलर्स के लिए आज हिस्ट्री का उनको जो लिखना है, जो हिस्ट्री जिस तरह की भी जो हिस्ट्री, इसलिए कह रहा हूँ हिस्ट्री के सिवाय भी आप आर्काइव्स के अंदर तो आप अर्थशास्त्र भी देख लीजिए, चाहे आप जो विषय चाहो, जो भी चाहो, हर विषय के अंदर यहाँ सामग्री मिल जाएगी आपको आर्काइव्स में। ढूंढने पर है आपका दिमाग कितना काम करता है, आप उस स्टेज पे कहाँ बात करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। केवल हम ये कहें कि नहीं तो इतिहास के ये हमारा एक वो है कि सोर्स है, इतिहास का तो सोर्स है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर इसके सिवाय आप दूसरे विषय इतिहास से जुड़े, चाहे न हो सोशल साइंसेज से जुड़े हुए हो, चाहे विज्ञान तक के विषय हो, उनकी भी जानकारियां इस आर्काइव के अंदर मिलती है। मुझे ये उस वक्त का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आर्काइव के रिकॉर्ड को एक छोटे तबके के छोटा क्षेत्र, सारा नहीं, सारा तो बैठ के देख ही नहीं सकते, उसके अंदर जो मैंने अवगाहन किया अभिलेखों का, और मुझे ये बड़ी बाद में मुझे भी जानकारी पहले नहीं थी, पर उस अवगाहन के कारण मुझे आज ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आप इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का कोई भी पक्ष आप चाहे हमारा आर्काइव्स के अंदर आके देख सकते। इन 22 स्टेटों के अंदर 22 जो हमारी चीफशिप और स्टेट थी, उन रिकॉर्ड के अंदर कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी डिपार्टमेंट थे, रिकॉर्ड तो उन्हीं का है, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, चाहे और दूसरे रिकॉर्ड हो, उन सभी डिपार्टमेंट हो, उन सब के रिकॉर्ड यहाँ क्रिएट किए हुए और आज यहाँ। आप ये पूछ सकते हैं कि मुगलों के टाइम में मुगल भी अपनी जैसे थे, उन्होंने भी वही डिपार्टमेंट बना रखे थे, नाम वो पर्शियन नाम थे, वही डिपार्टमेंट आज है, आज की तारीख में भी वही डिपार्टमेंट है। रिकॉर्ड आज भी जो क्रिएट हो रहा है वो नेशनल आर्काइव्स में या उसकी ब्रांचेस में जा रहा है। आज राजस्थान में जो ब्रांच में है वो रिकॉर्ड हमारी क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे सेक्रेटरीट उनके डिपार्टमेंट, चाहे वो होम का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो देवस्थान का हो, चाहे इच्छा जो भी हो, कल्चर का हो, वो सारा रिकॉर्ड धीरे 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 यही आ रहा है। वो नॉन करंट रिकॉर्ड जो बनता जा रहा है उनका, वो हमारे यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो मित्रों, आप राजस्थान से कुछ विशेष चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान का सोशल, इकोनॉमिक और दूसरा जो आप जो भी विषय को समझते हैं उससे पूछिए, उसका रिकॉर्ड हमारे यहाँ। ऐसा है कि बीकानेर, जोधपुर, जयपुर ये बड़ी स्टेटें थी। यहाँ के जो शासक थे, राजा लोग, राजपूत शासक,
वो अंग्रेजों से बहुत नजदीक थे और वो मुगलों के भी काफी नजदीक थे। इसलिए उनको इस बात का लाभ मिला। उन्होंने देखा कि वो आर्काइव्स को, अपने रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन करते, और उसी क्रम में आज बीकानेर के अंदर जो आर्काइव्स, आप अभी बीकानेर में है इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आपको, बीकानेर में इस बिल्डिंग को देखा है, पुरानी वाली बिल्डिंग, आप देख के दंग नहीं रहेंगे। ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है, 16-18 फुट ऊंची और मटकियों के ऊपर रखी हुई, ऊपर वो नहीं है कुछ। और ये प्रसा स्टेट के अंदर महाराजा गंगा सिंह वहां गए थे, वहां बिस्मार्क ने अपनी जो आर्काइव्स बना रखी थी उसकी नकल करके यहाँ ये उन्होंने ये बनाई थी। और आज इस आर्काइव्स का मुकाबला करने के लिए हमारे इंडिया में कहीं रिकॉर्ड ज्यादा मिल सकता है, मगर इस बिल्डिंग का इसके अंदर जो रिकॉर्ड है, महाराजा गंगा सिंह बहुत सेंसिटिव आदमी था और रिकॉर्ड एकेडमिक फील्ड को बहुत ही वो कर रखता था। उसने एक एक रिकॉर्ड को रखने के लिए व्यवस्था की। हर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड उसका यहाँ। महाराजा गंगा सिंह के बारे में ये कहा जाता था कि वो कभी कभी आर्काइव्स के अंदर आया करते थे और आर्काइव्स के अंदर वासिंदे थे तो कारिंदे काम करने वाले ज्यादा नहीं होते थे, मुश्किल से 8-10 आदमी होते थे, मगर वो सीधा आके प्रश्न किया करते थे। उन्होंने इतना तैयार किया हुआ था, हाँ भाई लाओ फाइल लाओ। जो गवर्नर जनरल आया था उस वक्त यहाँ पर जो बाजे और बजाए किसने बजाए थे बताइए आप, वो इस तरह का प्रश्न करता था। उस वक्त जो आर्काइव्स में काम करने वाले थे उनके, और वो भागते थे और फटाफट ऊपर सीढ़ियों पे उनके वो रैक है उसके ऊपर चढ़ते थे और बस्ता उतार के लाते थे, उसमें से फाइल लेके और उनके सामने पेश किया। अगर भाई जी वे वो मिस हो जाते थे तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। तो ऐसे आर्काइव्स के अंदर आप यहाँ आए हुए हैं और उसी का परिणाम था कि आज यहाँ पर आपको आर्काइव्स के अंदर रिकॉर्ड, बीकानेर का रिकॉर्ड इतिहास के अंदर एक सानी रखता है। और आप कौन सा विषय चाहती हैं, चाहे मुगलों के टाइम से ले लो चाहे अंग्रेजों के टाइम, आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप भी सोच सकते हैं, स्कॉलर ये सोचता है ये बात कहाँ से आई, ये कहाँ से, कौन बता सकता है। हमारा आर्काइव्स बीकानेर का इतना सुदृढ़ है, इतना वो है कि इसके अंदर आप उस टाइम का कोई भी प्रश्न कर लीजिए, आपको रिकॉर्ड की जानकारी मिलेगी। आपको कुछ क्रिएटिंग एजेंसी के बारे में जानकारी हो तो। साथियों, बीकानेर की जो बही का रिकॉर्ड है या मुगलों के टाइम का रिकॉर्ड है, जो खरीदे परवाने पट्टे, आपके बाद के अंग्रेजी रिकॉर्ड है, वो पर्शियन रिकॉर्ड है, उर्दू का रिकॉर्ड है, राजस्थानी का रिकॉर्ड। राजस्थानी तो इस क्षेत्र की एक तरह से स्थानीय भाषा थी और यहाँ के शासक लोग ये नहीं चाहते थे। वैसे तो अंग्रेजों से घबराते थे, पर वो चाहते थे कि नहीं, हमारे स्थानीय लोगों की स्थानीय भाषा उसके अंदर रिकॉर्ड क्रिएट किया जाए। और ये हुआ कि आज अपने यहाँ जितना बीकानेर के अंदर बही, बीकानेर के अंदर या छोटे रूप में इतना विशाल भंडार हमारे यहाँ बीकानेर मिलेगा कि आप 18वीं सदी, 16वीं सदी, आज ये नितिन है जो नित नए चीज देते हैं, एक एक बही से निकाल के और अपना हमारे परोस रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो स्कॉलर्स, ये हमारे बहुत ही मित्रों,
ये तो बीकानेर को है, बीकानेर का क्या सब्जेक्ट बताऊं मैं आपको, हर सब्जेक्ट है हमारे पास, कोई कहे तो सही। तो दूसरे स्टेट्स के मारवाड़ का और जयपुर का भी कोई इंसिडेंस? ऐसा है कि दूसरी स्टेटों में जोधपुर, यद्यपि जोधपुर बहुत बीकानेर का फादर स्टेट थी, यहीं से जोधपुर से यहाँ आए थे, मगर उसके बावजूद गंगा सिंह के मुकाबले में उनको जो नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने जितना किया और उन्होंने अपनी आर्काइव मेंटेन की। वहां भी इतना विशाल भंडार तो नहीं है, पर जितना भी है वो उसी उसमें है, क्रम में। और आज जोधपुर के अंदर यद्यपि मारवाड़ी भाषा के अंदर रिकॉर्ड इतना विशाल है कि और इतना सशक्त है कि आज आप अगर मारवाड़ के बारे में या उसके आसपास कुछ भी जानकारी चाहे, आप यहाँ पर बही है, उन बहियों में आप अब ले सकते हैं। आपने चाहा कि इस वक्त जोधपुर के अंदर क्या हकीकत थी, हकीकत नहीं है, उसमें उस वक्त क्या लोगों के रहन सहन क्या थे, उनके पट्टे परवाने आपको खूब मिलेंगे। आपके उनकी कौन सी विधा थी, उस विधा के अंदर उन्होंने उस वही फॉर्म के अंदर राजस्थान के अंदर आपको रिकॉर्ड नहीं दिया। आज हमारे यहाँ सब तरह का रिकॉर्ड है जो जोधपुर का, जयपुर और वो ज्यादा बड़ी स्टेट थी और मुगलों से ज्यादा प्रभावित थी, और उनका जो पर्शियन रिकॉर्ड और उनका जो रहन सहन तरीका वो टोटली मुगलों के पैटर्न पे है। आज आप चाहे भोपाल में चले जाइए, हैदराबाद में चाहिए, कहीं चले जाए, जैसा मुगलों ने किया उसी के अनुरूप जयपुर के अंदर रिकॉर्ड उपलब्ध है। और वो रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जयपुर के अंदर, जो उस वक्त आप नाम सुन सुन के हमें तो हैरानी होती है कि वो नाम सारे के सारे या तो पर्शियन है या राजस्थानी में उन्होंने जो मेंटेन करके करते वक्त नाम दे दिया, वो नाम उनके अंदर है। और वो रिकॉर्ड इतना विशाल है कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने मुगल हिस्ट्री लिखी है या लिखना चाहता है तो उनको आज जयपुर के आर्काइव्स, जोधपुर के आर्काइव्स और बीकानेर के आर्काइव्स जो पर्शियन है उनको देखना बहुत ही आवश्यक है। उसके बगैर मित्रों मुझे संकोच नहीं होता इसमें कहने को बड़े बड़े विद्वानों ने मुगल इतिहास लिख दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, और उन्होंने बता भी दिया कि हमने ये किया क्या, मगर कुछ नहीं किया। उन्होंने को ये मौका ही नहीं मिला कि वो जयपुर के आर्काइव्स को खंगाल सकते या जोधपुर के या बीकानेर के पर्शियन रिकॉर्ड को देख सकते। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि आज आप सब लोगों के लिए वो खुले हुए हैं और सारे दिख रहे हैं। हमारे यहाँ रिकॉर्ड उनको जो रखा हुआ है वो सारा आज उपलब्ध है। पर्शियन रिकॉर्ड आज मुगल हिस्ट्री को रीराइट करने में कोई आज लोग मानते नहीं। आज बीकानेर के अंदर कुछ हो रहा है, उनको वो कहते ये कहाँ से लाया, आपके राजधानी रिकॉर्ड को वो मानते ही नहीं थे। यहाँ का जो पुराना ख्यात बात साहित्य था उसको स्वीकार नहीं करते थे। अगर बात में मेरे समय की पीएचडी जब मैंने करनी थी तो मेरे प्रोफेसर ने कहा मिस्टर क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो, इसमें आप क्यों नॉन आर्काइवल जो रिकॉर्ड है उसका उल्लेख कर रहे हो, ख्यात बात साहित्य का। तो साहब ऐसी क्या बात है, ऐसी डरने की क्या बात कि लोग आपकी रिजेक्ट कर देंगे। और लोगों ने कहा भी, मगर आज आप याद रखिए कि राजस्थान के अंदर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और दूसरी स्टेटें जो है उन्होंने के वहां पर जो बात ख्यात साहित्य
है या जो है वो अभूतपूर्व इतिहास के स्रोत है, और ऐसी जानकारियां हैं उनको संकोच केवल ये कह देना कि नहीं चारण थे, चारणों ने लिख दिया। नॉन चारण भी थे क्यों वो आदमी नहीं थे क्या? कुछ केवल ये कह देना कि नहीं चारण थे, चारणों ने लिख दिया। नॉन चारण भी थे क्यों वो आदमी नहीं थे क्या? कुछ बात क्या मुगलों ने ऐसा नहीं किया? मुगलों ने, आपने देखा होगा कि कोई चाहे कितनी भी तवारीख है, चाहे कितनी भी है, वो स्थिति है जो हमारे यहाँ की चारणों की स्थिति। उन्होंने, हम उनको मानने को मान लेते हैं, इतिहास का स्रोत मानते हैं, बहुत बड़ा स्रोत मानते हैं, मगर उनको, मगर अब समय पलट रहा है और समय इतना विशाल उससे बढ़ रहा है कि ये रिकॉर्ड जो राजस्थानी का जिसको कह सकते हो, उस भाषाई साहित्य की अभिलेख आज राजस्थान के इतिहास को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है। बीकानेर के अंदर लोग लग रहे हैं, नाम तो उनका ये कहना है कि पुनर्लेखन हो रहा है। ये मैं इस अड़ंगे में नहीं पढ़ना चाहता कि इतिहास लिखा तो जाना ही चाहिए, कम से कम नई बात आप बताना तो नहीं। पुरानी जो बातें हमने पढ़ी है क्या उससे आगे हम चलेंगे नहीं। इतिहास मैंने मारवाड़ियों पे लिख दिया, लोगों ने मारवाड़ी को जानकारी धीरे 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 आज ये होगी उस मारवाड़ी की किताब के ऊपर कम से कम मेरे सामने 7-8 मारवाड़ियों के ऊपर लोगों ने पीएचडी कर ली। तो विकास तो तभी होगा ना, आप कुछ दो, छोटा दोगे तो उसको विकसित करेंगे स्कॉलर अपने दिमाग से। और आज हर राजस्थानी के अंदर जो स्रोत है वो इतने ओपन है, इतने खुले हुए हैं कि आप, ये मैंने बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, आप और स्टेटें भी तो बड़ी बड़ी है, कोटा, यद्यपि कोटा का रिकॉर्ड आपने देखा है, कोटा का रिकॉर्ड देखिए आप, उस पर पड़ा हुआ है मराठों का असर, और उन मराठों के कारण उसके अंदर हम देखते हैं कि उनकी नाम, उसके काम वो बिल्कुल हमारे उससे थोड़ा अलग है, मगर फिर भी उनकी जो इतिहास है वो देखिए आप, कितना उन्होंने लिखा, उनकी तर्ज पे उन्होंने लिख दिया। बूंदी का रिकॉर्ड, कोटा का रिकॉर्ड, झालावाड़ का रिकॉर्ड, वो एक अलग ही उसकी भाषा देखिए, स्क्रिप्ट देखिए, हर स्टेट की स्क्रिप्ट अलग है। आप ये नहीं कर सकते कि राजस्थान के अंदर आ गए तो कोई मारवाड़ी या मेवाड़ी या इसके अंदर ही किया है, ऐसा नहीं। आपको स्क्रिप्ट की जानकारी बहुत जरूरी है, और राजस्थान की स्क्रिप्ट को समझाने के लिए लोगों के बहुत प्रयत्न हुए हैं और हो रहे हैं बराबर। आप देखिए कि आज अब कोई भी ऐसी चीज नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता डूंगरपुर, बांसवाड़ा और वहाँ की जो गुजरात से मिली हुई भाषा, वो स्क्रिप्ट है, उसको लोग कर रहे हैं, पर और स्टेटों की लगभग सबकी स्क्रिप्ट के ऊपर जापान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से आके उन्होंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ के दंग रह गया। हमारे बीकानेर के अंदर मिस्टर मासानोरी सातो 7 साल तक रहा मेरे पास, और यहाँ उसने कोटा रिकॉर्ड को, उस वक्त हम भी कोटा रिकॉर्ड से घबराते थे, उन्होंने उसको स्क्रिप्ट को पढ़ा, समझा और करके, और आज उसका जो ग्रंथ है, एक नहीं 2 जापान के अंदर, मासानोरी सातो डॉक्टर। तो ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, और हम में और आर्काइव्स के अंदर, स्कॉलर के अंदर आज थोड़ा सा, इंग्लैंड का स्कॉलर यहाँ आता था, सफेद कपड़े वो पहनते थे, आर्काइव्स के अंदर धूल गिरना, चाहे आप कहीं चले जाइए, अलवर चले जाइए, चाहे रिकॉर्ड तो सब जगह एक तरह से रखा हुआ होता है, तो धूल धपा
उसके अंदर वो सुबह आते थे और शाम को निकलते थे, और उनके कपड़े थे वो लगभग लाल पीले हो जाया करते थे, और वो घबराते नहीं थे और अपना काम पूरा करके ही यहाँ से निकलते थे, बल्कि वो चाहते थे कि हम शाम को रात को भी खोल दें और हम काम करें। और हमारे यहाँ के युवा लोग थे वो थोड़ा घबराते थे वो कपड़ों का, और उनका भाई साहब स्क्रिप्ट को पढ़ने में उनको दिक्कत आती थी। आज ये हमारा बीकानेर का, जोधपुर का, कोटा का, जयपुर का और बड़ी अलवर स्टेट, उसका रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड रूम को देखिए, अलवर का रिकॉर्ड रूम देखिए, उससे पता लग जाएगा आपको कि यहाँ के शासकों ने कितना इन अभिलेखों को, अब आप इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि केवल 2-4 नाम मैं बता दूं ये इतिहास के लिए जरूरी। आप चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे उनका मुगलों के टाइम में हो, चाहे राजपूत इतिहास हो, चाहे कोई भी इतिहास, आप जिस पक्ष को भी लेना चाहे उससे जुड़ा हुआ हमारे यहाँ रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को आप अवगाहन कर सकते हैं, उपलब्ध है सारा। सिर्फ आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए समझने की, ये आपके अंदर, आप जितनी दूर से आई है, और आज मुझे ये जानकारी मिली कि बनस्थली से आप लाई है और यहाँ काम कर रही है, बहुत खुशी की बात है। कौन आता है, कौन इतना समय देता है? और फिर जब बात आती है कि उसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए, आपके सामने भी स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, आपके सामने भी उसकी ये भी होगा कि भाई मिलता है या नहीं, उपलब्ध है या नहीं। आप जो चीज चाहते हैं वो उपलब्ध है इमीडिएटली, कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आर्काइव्स के अंदर आप में तो नेशनल आर्काइव से ट्रेनिंग ली है, मैंने भी आर्काइव्स को, नेशनल आर्काइव्स को देखा है। हम 20 रिक्विजिशन रखते थे शाम को, और कोशिश करते थे कि सुबह आएंगे तो हमें 2 रिक्विजिशन भी हाथ हमें नहीं आती थी, बाकी में सब पे लिखा हुआ होता था NF नोट फाउंड। ये हमारे इतिहास को कहाँ ले जाएगा? अगर इस तरह की बात आती है तो बहुत मुश्किल है। आज नेशनल आर्काइव्स की क्या स्थिति है मुझे पता नहीं है, मगर स्कॉलर इस तरह के नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब तो बीकानेर के अंदर है, आप नाराज होके भी चले जाएंगे कि साहब हमें तो रिकॉर्ड मिला ही नहीं, हम जो चाहते थे वो मिला नहीं, हम जो चीज प्रॉब्लम रखना चाह रहे हैं उस रिकॉर्ड को देखें तो कहा, मगर सब उपलब्ध है। सिर्फ आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय के साथ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं को उस रिकॉर्ड के बीच में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस को समझिए, और तो क्या। और यही स्थिति सारे इन 22 स्टेटों के अंदर। अभी मुझे पिछले दिनों एक सेमिनार के अंदर नितिन ले गए थे, और वहां पर एक स्कॉलर थी जो कि शायद वो गुजर, वो क्या थी वो, पोसवाल, हाँ पोसवाल, कोई मेंबर, सचिन पोसवाल, हाँ RPSC की मेंबर थी। उन्होंने इस तरह से कहा कि हमें कोटा, अलवर और रिकॉर्ड जो मांगते हैं वो इतना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आप उसको वो करेंगे। तो मैं समझ गया उनकी बात को, और उनको बात हुई और शालीनता से हमने बताया, और वो मान गई कि हाँ हमारे यहाँ भी भरपूर है, एक उसको देखना और समझने की जरूरत है। मित्रों, ये आपके लिए एक छोटी सी मैंने वो रखी है। यद्यपि मैं स्वयं समझता हूँ कि अगर एक स्टेट का और हर विषय का सब्जेक्ट को लेके आपके सामने बात करूं तो संभव ही नहीं है कि मेरे को 40 मिनट के अंदर कुछ कहने का अवसर मिलेगा। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी श्रोताओं को जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए हैं,
उनको पता लग ही गया होगा कि सर ने अपने 30 मिनट के उद्बोधन के अंदर एक शुरुआती बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आर्काइव्स का इवोल्यूशन हुआ, प्रारंभिक स्तर के अंदर क्या क्या परेशानियां आई रिकॉर्ड को कलेक्ट करने में, और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के लिए क्या स्टेट्स के अंदर होना या रिसर्चर्स के अंदर एक्टिवमेंट डेवलप करना होना बहुत जरूरी है। नहीं सर, मैं मानता हूँ सर ये सब आपके लिए तो बहुत थोड़ा है, और जिसने और बढ़ा नहीं सर ये हम लोगों ने प्लांट प्रोसेसिंग ज्यादा रखा है सर। ओहो, तो अब हम लोगों ने पॉलिथीन और ये सब बंद कर बहुत सर, ये हमारे द्वारा हम लोग शील्ड ना देकर कोशिश करते हैं कि ये चीज दी जाए जो आगे काम भी आ सके।